गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 10 या अध्याय 10 में लाइट या प्रकाश का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम गोलीय दर्पणों या स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियमों का और अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर के द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इसका भी अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम से। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर, नंबर दूसरा उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, इन दोनों दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम लगभग समान होते हैं, जो निम्न हैं। नंबर एक अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर से प्रतिबिंब बनने के नियम। इसका पहला नियम है, यह एक अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। इसके पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है। यह P दर्पण का ध्रुव, F फोकस बिंदु और C वक्रता केंद्र है। तो स्टूडेंट्स, वह सरल रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। यह इसका पहला नियम था। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम अवतल दर्पण में, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। स्टूडेंट्स, यह P ध्रुव, यह F फोकस और यह C वक्रता केंद्र है। यह इसका दूसरा नियम है। आप इसको साथ साथ लिखते जाएं तब और अच्छा रहेगा। इसी प्रकार तीसरा नियम अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। क्वेश्चन आता है, यह प्रकाश की किरण वापस क्यों लौट जाती है? क्या इसमें परावर्तन नहीं होता है? तो इसका उत्तर है, इसमें परावर्तन होता है। वक्रता केंद्र वह केंद्र होता है दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाया जाए यह उस पर लंब होता है। अतः परावर्तक तल के लंबवत जो भी प्रकाश की किरण आती है वह उसके या उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। इसी कारण वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण के लिए अवतल दर्पण का एक छोटा सा हिस्सा समतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जो उस मार्ग पर आने वाली किरण को पुनः उसी रास्ते लौटा देता है। यह तीसरा नियम था। इसी प्रकार इसका एक चौथा नियम भी है अवतल दर्पण में। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यह P ध्रुव है। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जिस कोण पर यह ध्रुव पर आपतित होती है उसी कोण से यह
परावर्तित हो जाती है। यदि यह ध्रुव पर 30 डिग्री के कोण से आपतित होती है, जो कि आपतन कोण है, तब यह ध्रुव से 30 डिग्री के कोण पर ही परावर्तित हो जाती है। स्टूडेंट्स, यह अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 4 नियम थे। इसी प्रकार अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों का अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर, अवतल कॉनकेव मिरर। यह उत्तल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। यह मुख्य अक्ष है, P दर्पण का ध्रुव। इसमें पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह इसका पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात यह फोकस बिंदु से होकर जाती है। परावर्तित किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है। इसी प्रकार दूसरा नियम, अवतल दर्पण में यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष जिस पर P और F और C स्थित होते हैं। इसमें जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर जाती है, वह प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस बिंदु की ओर जाने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें फोकस बिंदु से, इसमें भी हम यही लिख सकते हैं, फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार तीसरा नियम है स्टूडेंट्स, ये दोनों नियम, ये प्रतिबिंब बनने के नियम उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में लगभग या दोनों मिरर्स में काफी समान है, जो आपकी समझ में आ रहे होंगे। P ध्रुव, इसमें जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, वह पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इसी प्रकार अवतल दर्पण में भी होता है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण इसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी वक्रता केंद्र C की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट आती है। स्टूडेंट्स, आप इसको समझ सकते हैं, प्रकाश किरण, जाने वाली प्रकाश किरण, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है। इसमें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती प्रतीत होती है। दूसरे नियम में फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दोनों में समान है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र की से जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः इसी मार्ग पर लौट आती है। इसी प्रकार चौथा नियम, जो कि ध्रुव से संबंधित है, यह चौथा नियम है। इसमें जो प्रकाश की किरण ध्रुव की ओर जाती है या ध्रुव पर
आपतित होती है वह उसी कोण के साथ परावर्तित हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के चारों नियमों का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है यह आपकी समझ में आ गया हो गया और यह काफ़ी सरल भी है। स्टूडेंट्स, अब इन नियमों में एक क्वेश्चन आता है कि इनमें क्या परावर्तन के नियमों का पालन होता है। हम जानते हैं परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सभी स्थितियों में या सभी नियमों में ये तीनों एक ही तल में हैं, अर्थात कागज के तल में हैं। इसी प्रकार परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। तो क्या यह नियम इन स्थितियों में कार्य करता है अथवा नहीं करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि इन सभी स्थितियों में परावर्तन का द्वितीय नियम कार्य करता है और इन सभी स्थितियों में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान है। यह C जो कि वक्रता केंद्र है, C से परावर्तक तल का कोई भी पृष्ठ यदि मिला दिया जाए, लंब डाल दिया जाए, तो यह अभिलंब का कार्य करता है और अभिलंब के एक ओर आपतित किरण है और नीचे की ओर या दूसरी ओर परावर्तित किरण है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण बनता है, जो कि स्पष्ट है आपतन कोण और परावर्तन कोण समान है। इसी प्रकार यदि हम इस दूसरी स्थिति में देखें तो यह C या वक्रता केंद्र है और यह नीले रंग की लाइन अभिलंब है। इसमें भी यह आपतित किरण है ऊपर वाली, तो यह कोण I है, यह वाला कोण I है और नीचे वाला कोण R है या परावर्तन कोण है, जिससे स्पष्ट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान है। अतः इन सभी नियमों में आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इस स्थिति में भी परावर्तन के द्वितीय नियम का पालन होता है। स्टूडेंट्स, इन सभी स्थितियों में हम यह नियम लगा सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। हमें C से इस बिंदु तक जहां पर किरण आपतित होती है वहां तक एक अभिलंब खींचना होता है, तो हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों प्राप्त हो जाते हैं, कोण I और कोण R। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। आपने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के सभी नियमों का अध्ययन कर लिया है। इसमें से 4 नियम अवतल दर्पण में है और 4 नियम उत्तल दर्पण में। इसके अतिरिक्त आपने क्या इन नियमों पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं अथवा नहीं होते हैं, उसका भी अध्ययन कर लिया है। इन सभी स्थितियों में परावर्तन के नियम लागू होते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात हम इससे संबंधित एक दूसरी घटना या फिनोमिना का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे संबंधित एक दूसरी घटना है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता से मतलब होता है जो दोनों दिशाओं में होती है, या रिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल रेज, इसका अध्ययन करेंगे। बी, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। स्टूडेंट्स, यह प्रकाश किरणों का एक महत्वपूर्ण गुण है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। इस गुण के अनुसार प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग से वापस जाती हैं। इस घटना को प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के द्वारा ले सकते हैं।
जैसे यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है तब वह फोकस बिंदु से होकर जाती है, और यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में ही पहले इसका अध्ययन कर लेंगे, फोकस बिंदु से होकर आती है, या इसको हम यदि इसी के रिवर्स में बना दें इस तरह से, प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तब यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इससे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के गुण का सत्यापन होता है। प्रकाश किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कौन से दर्पणों में होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सभी प्रकार के दर्पणों में प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पाई जाती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, यदि लेंस पूछा जाए तब यह लेंस में भी होता है। उत्तल दर्पण यही बना है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब वह फोकस बिंदु से आती प्रतीत होती है, और जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर जाती है तब यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का अध्ययन था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए प्रकाश किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौटती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इन सभी का अध्ययन कर लिया है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम और प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और कैसा बनता है, आभासी, वास्तविक, इस सभी का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं। इन 6 स्थितियों के लिए हम, या इन 6 कंडीशन के लिए हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, और इन स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनता है हम इसे भी आसानी से याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। स्टूडेंट्स, यह काफ़ी सरल है। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें लगभग प्रति वर्ष कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से समझ लें। यह अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष P, यहाँ पर F फोकस बिंदु, यहाँ पर C, और यह है अनंत। अब क्वेश्चन आता है अनंत। अनंत किसे कहते हैं? तो अनंत का अर्थ होता है जिसे हम बोर्ड पर व्यक्त नहीं कर पाए। तो पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर होती है। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर होती है। आप यह जानते हैं यह P ध्रुव है, F फोकस बिंदु है, C वक्रता केंद्र है, और यह अनंत है। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर है, इसे मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर है। इसके बाद हम इस वस्तु को
दर्पण की ओर ले जाते हैं तो यह दूसरी स्थिति प्राप्त होती है। इस स्थिति में वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तीसरी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र पर है। यह तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति, इसमें वस्तु आप चित्र से देख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच है। पांचवी स्थिति, इसमें वस्तु फोकस बिंदु पर है। और छठवीं स्थिति, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पहले 5 स्थितियों का अंतर बड़ी आसान विधि के द्वारा करेंगे। इसके लिए हम पहली और पांचवी इन दोनों स्थितियों को आपस में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों विधियों को निम्न प्रकार से मिला देते हैं। अर्थात पहली को पांचवी से, दूसरी स्थिति को चौथी स्थिति से। इसी प्रकार डाउनवर्ड पांचवी वाली स्थिति को पहली वाली स्थिति से, चौथी वाली स्थिति को दूसरी वाली स्थिति से। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया गया। तो स्टूडेंट्स, पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर है, इसे हमने नंबर 5 से मिलाया है। पांचवी स्थिति है फोकस, तब इसका प्रतिबिंब F पर बनता है। ये यही व्यक्त करता है वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व C के बीच होती है या C से दूर होती है, तब इसका प्रतिबिंब C व F के बीच बनता है। तब इसका प्रतिबिंब C व F के बीच बनता है। इसी प्रकार तीसरी स्थिति में वस्तु यह सभी स्थितियों में कॉमन रहेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, इसको हमने किसी से नहीं मिलाया है। इसका अर्थ है कि इस अवस्था में प्रतिबिंब C पर ही बनता है। प्रतिबिंब C पर बनता है। चौथी स्थिति, अब इसको हम डाउनवर्ड लेके आएंगे। जब वस्तु C व F के बीच होती है, तब इसका प्रतिबिंब, इसका उल्टा, अनंत व C के बीच बनता है। तब इसका प्रतिबिंब अनंत व C के बीच बनता है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार यह पांचवी स्थिति है। जब वस्तु F पर होती है, तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस डायग्राम के द्वारा या इस मेमोरी चार्ट के द्वारा 6 स्थितियां कि वस्तु को कहाँ रखना है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आसानी से याद हो जाता है। छठवीं स्थिति, जो कि वस्तु P व F के बीच में है, इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है। इसका अध्ययन हम सबसे अलग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इन 5 स्थितियों का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात छठवीं स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर है। इस अवस्था में
नंबर 1, वस्तु अनंत पर है। इस अवस्था में यह अवतल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को फोकस बिंदु पर मिलती हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब भी फोकस बिंदु पर बनता है। इसे हम लिख सकते हैं, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जो किरणें फोकस बिंदु पर मिलती हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब भी फोकस बिंदु पर बनता है। स्टूडेंट्स, जहां पर परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जहां किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व सी के बीच है, इसका अध्ययन करेंगे। वस्तु अनंत व सी के बीच है, इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यह बिल्कुल सरल है। यह हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण में यह एक वस्तु लगा दी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और जब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब वह फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अतः वह यह किरण पुनः वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्टूडेंट्स, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। वस्तु के लिए ए बी लिख दें, तो यहाँ पर यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब है। तो स्टूडेंट्स, यह दूसरी स्थिति थी। इसमें हम बड़ी आसानी से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रतिबिंब के बनने में दो किरणों की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है और फोकस बिंदु से होकर गई है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आई है और इसी मार्ग पर वापस लौट गई है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं, अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो कि उल्टा होता है। इसके पश्चात हम तीसरी स्थिति का अध्ययन करेंगे। तीसरी स्थिति है जब वस्तु सी पर या वक्रता केंद्र पर है। वस्तु सी पर या वक्रता केंद्र पर है। इस अवस्था में वस्तु से आने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर लौट जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब वस्तु के नीचे बनता है, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो कि ए डैश बी डैश है। तो स्टूडेंट्स, इसमें वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार समान होता है। यह तीसरी स्थिति में प्रतिबिंब का बनना था। इसकी व्याख्या हम एक बार पुनः इसका अध्ययन कर लेंगे। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है
और परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गई है। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गई है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र सी पर मिलती हैं, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट्स, यह स्थिति भी आपकी समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात है स्थिति 4। चौथी स्थिति है जब वस्तु सी व एफ के बीच है। स्टूडेंट्स, यह काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका बनाना काफी सरल है। पी हम जानते हैं जब वस्तु सी व एफ के बीच होती है तब इसका प्रतिबिंब अनंत व सी के बीच बनता है। एफ और सी यह वस्तु है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और फोकस बिंदु से होकर लौट जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि चौथी स्थिति में फोकस बिंदु से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह इसका प्रतिबिंब वस्तु ए बी, इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा होता है और सी व अनंत के बीच बनता है। यह सी है और यह अनंत है। इसका प्रतिबिंब सी व अनंत के बीच बनता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है प्रकाश किरणों के खींचने में। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तब यह त्रुटि नहीं होगी। इसके पश्चात इसकी पांचवी स्थिति है। पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस बिंदु पर है, और जब वस्तु फोकस बिंदु पर होती है तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एफ पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है या निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है और यह परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर लौट जाती है। यह वक्रता केंद्र सी है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है और इसी मार्ग से लौट जाती है। ये दोनों किरणें अनंत पर मिलती हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी स्थितियां आपकी समझ में आ गई होंगी। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। छठवीं स्थिति का अध्ययन हम इसके पश्चात करेंगे। छठवीं स्थिति अभी कर लें इसका अध्ययन। जब वस्तु P व F के बीच होती है। स्टूडेंट्स, यह मात्र एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु, यह P और यह F। इस अवस्था में यह वस्तु है जिसका हम नाम दे सकते हैं A और B। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से लौट आती है। दूसरी प्रकाश की किरण यह वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि परावर्तन के पश्चात पुनः इसी मार्ग पर
लौट आती है। ये दोनों किरणें आगे जाने पर फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अतः ये किरणें यहाँ पर ना मिलकर पीछे की ओर मिलती हैं, जहां वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। स्टूडेंट्स, यह छठवीं स्थिति थी। अब आप ये 6 स्थितियां आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन 6 स्थितियों के बनाने के पश्चात हम एक बार इनका रिवीजन करेंगे। रिवीजन बिल्कुल सरल है। इसमें आपको देखना है कि पहले से लेकर छठवीं स्थिति तक पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है। पहली प्रकाश की किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आई है और दूसरी प्रकाश की किरण सी और एफ से गई है। कुछ स्थितियों में यह सी से गई है और कुछ स्थितियों में यह प्रकाश की किरण एफ से गई है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये कुल 6 स्थितियां हैं। इनमें दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई है। दूसरी, पांचवी और छठवीं से दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है, जबकि तीसरी और चौथी स्थिति में प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है। तीसरी और चौथी स्थिति में दूसरी प्रकाश की किरण तीसरी और चौथी स्थिति में दूसरी प्रकाश की किरण एफ से होकर जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा कि पहली किरण पहली से लेकर छठवीं स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर आती है। दूसरी, पांचवी और छठवीं स्थिति में दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और तीसरी और चौथी स्थिति में दूसरी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम यह किरणों का मार्ग था। किरणों का मार्ग पहली और दूसरी किरण का। इसके बाद प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? आकृति और आकार में। प्रतिबिंब पहली और दूसरी, पहला और दूसरा से मतलब है पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। पहली, दूसरी, यहां पर कर दिया तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति और यह छठवीं स्थिति है। तो स्टूडेंट्स, पहली और दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता है। स्टूडेंट्स, जहां भी प्रतिबिंब उल्टा है वहां पर आपको वास्तविक लिखना है। तीसरी स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। चौथी, पांचवी और छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, किंतु चौथी और पांचवी स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनता है, लेकिन छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा आभासी बनता है। स्टूडेंट्स, छठवीं स्थिति का डायग्राम जब आप बनाएं तब स्केल का उपयोग करें। प्रकाश किरणें कभी तिरछी नहीं होती हैं। यहाँ पर मैंने स्केल का उपयोग नहीं किया है, इसलिए प्रकाश किरणें स्विंग हुई हैं, जो कि गलत है। आप इसको सीधा बनाएं, एग्जाम में ये ज़्यादा सही रहता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, जिससे आपके विज्ञान से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और आपको 11th में ए सब्जेक्ट फिजिक्स
अच्छा लगे, ऐसे हमारी कामना है। धन्यवाद।